हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अनअकैडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। तो इंडो पैसिफिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आशियान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिविलेज मोशन का टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी इंडियन आर्मी यूज कर रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। खाइबर बस्टर एक मिसाइल है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ने ड्रोन्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंडिया को जो है वो क्यों आवश्यकता है आज की डेट में फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करने की, तो आप जानते हैं ये आवश्यकता है, ये आपको पता ही है। और इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं अभी के जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो गाइस, बात करेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले की आशंकाओं के बावजूद अमेरिका का ध्यान दीर्घकालिक रूप से हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन पर केंद्रित है। यानी कि शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का मेन इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक पर है। ये चीज क्लियर कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये टारगेट कर रहा है इंडो पैसिफिक, भले ही यूक्रेन पर कितनी भी टेंशन क्यों ना चल रही हो, बट इसका कहना है कि हमारा अभी भी मेन जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक पर ही है। तो इंडो पैसिफिक है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र है इंडियन ओशियन का और पैसिफिक ओशियन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यहाँ पर चाइना का इंफ्लुएंस काफी तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए आपको बताइए कि क्वाड ग्रुप जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, 4 कंट्रीज। ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली हम लोग को देखने को मिलती है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि पूरे दुनिया भर में काफी तेजी से ग्रो करने वाला ये क्षेत्र है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे दुनिया भर में पिछले 5 सालों में 2/3 2/3 ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिली है। और दुनिया की 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ही हमें देखने को मिलती है। राइट, और पीस, शांति की अगर हम लोग बात करें तो शांति बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर इस क्षेत्र पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यानी कि ये क्षेत्र अगर स्टेबल तभी रह पाएगा जब यहाँ पर शांति होगी। यहाँ पर रीजनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है क्वाड के बारे में, क्वाड कंट्रीज के बारे में, कि क्या क्वाड कंट्री जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए स्टैब्लिश हुई है, तो आप लिख सकते हो नो डाउट, बट एक लाइन जरूर चिपकाना कि फॉर्मल तौर पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है क्वाड ने कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। राइट, क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है। राइट, और चाइना जो है वो इंडियन ओशियन क्षेत्र पर काफी ज्यादा एक्टिव है
और क्वाड कंट्री जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, शांति क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति रहेगी तो ही यहां पर नेविगेशन फ्रीली हो सकेगा, तो ही यहां पर रूल बेस्ड ऑर्डर चल सकेगा, तो ही यहां पर ट्रेड का जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल हो सकेगा। फ्री सी और एयर लेन्स कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को अपहोल्ड करने के लिए इस क्षेत्र को स्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इंडो पैसिफिक के बारे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा पॉपुलस क्षेत्र है और इकोनॉमिकली डायनेमिक पार्ट है पूरे दुनिया भर का, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कई बार अपने जो स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स है उसमें भी इंडो पैसिफिक का जिक्र किया और हमारा भी इंडो पैसिफिक की तरफ जो है वो झुकाव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ऑब्वियसली बात है कि इंडियन ओशन पर तो हमारा इन्फ्लुएंस हमें करना ही है, राइट, क्योंकि इस क्षेत्र पर चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसको काउंटर हमें करना है और इस क्षेत्र पर सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, जिस पर हम मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं आज की डेट में दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर, स्पेशली क्वाड ग्रुप के साथ। और इंडिया जो है ये इंडिया का बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रेट नेशनल एम्बिशन है इंडिया का, हमेशा रहा है कि इंडिया जो है वो हमेशा से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कंसेप्ट को जो है वो एडवोकेट करती है, सपोर्ट करती है। तो इंडिया हमेशा से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कंसेप्ट को एडवोकेट करती है और जब से इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई है, इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो ये इंडियन ओशियन की जो नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ इंडिया हमेशा से एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करती है और अपने ट्रेड को एक्सपेंड करती है, एनहांस करती है, राइट। तो ये चीज है गाइस इंडो पैसिफिक के बारे में, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए। 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आपकी करवा रहे हैं, एमसीक्यूज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस है, 10,000 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तुरंत आज की आज जो है वो उसको ज्वाइन करो और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 599 रुपीज में, मात्र 599 रुपीज में 10,000 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये, और वैसे तो इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 4,000 रुपए का है और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 1599 का है, बट ये कोर्स आपको मात्र 599 रुपीज में मिल सकता है आज के आज। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है 9713282838, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर तुरंत जो है वो व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप पे आप जो है वो लिखेंगे 10,000 एमसीक्यूज प्रीलिम्स 2022, या फिर अगर आप प्रीलिम्स 2022 आप सिर्फ लिख देंगे तो आपको ये हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे इस बैच से रिलेटेड। तुरंत आज के आज इस बैच को जो है वो ज्वाइन करिए, बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए प्रीलिम्स को क्रैक करने का। इतनी बेहतरीन, इतने ह्यूज मात्रा में आपको क्वेश्चन जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो भी इतने, मतलब इस प्राइस में 599 मात्र में। तुरंत जो है वो आज के आज ज्वाइन करो आप। गाइस बात करेंगे आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडिया गाइस आज की डेट में डिस्कस कर रही है आसियान के 10 मेंबर्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने के पर्पस के लिए, कि इंडिया और आसियान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करो, उसकी समीक्षा करो। इस पर्पस के लिए इंडिया जो है वो डिस्कस कर रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है गाइस? तो ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हम लोग को दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैरियर्स को रिड्यूस करने का ये एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो सामान जो है, जैसे कि आप जीरो ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी आपने जो है वो कई बार सुना होगा कि सामान जो है वो जीरो इंपोर्ट ड्यूटीज पर आए, राइट, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सामान पर जीरो लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपस में दोनों कंट्री इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करती हैं कि आपस में अपनी अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को या जनरली कस्टम ड्यूटीज को जो है वो रिड्यूस करती हैं, जिससे कि आसानी से सामान जो है, गुड जो है वो एक दूसरी कंट्री में जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग को देखने को मिलती है वो फ्री नहीं होती, उसमें मतलब जीरो नहीं होती है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है। जो नाम है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें फ्री नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटीज को जीरो नहीं किया जाता, फ्री नहीं किया जाता। इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, बट वो कंट्री दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाती है। मतलब एक एक्स कंट्री और वाई कंट्री के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, राइट, तो ये दोनों अपनी अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को एक दूसरे के लिए कम कर देंगे, बट अगर कोई जेड कंपनी या कंट्री या कोई भी कंट्री
अगर इनको सामान भेजेगी तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी हाई लगेगी। तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम लगती है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत गुड्स और सर्विसेज खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस। और इसमें कोई भी गवर्नमेंट, लिखा तो है कि कोई भी गवर्नमेंट टैरिफ्स या कोटा या सब्सिडी नहीं होती, बट होती है एग्जैक्टली, मतलब प्रैक्टिकल में ये चीज होती है, बट एज कंपेयर टू अदर मतलब जैसे बात करें दूसरी कंट्रीज के साथ जो ड्यूटी इंपोज की जाती है, तो उस कंट्री के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो उनके साथ ड्यूटी जो है वो कम रखी जाएगी। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग को फ्री ट्रेड का देखने को मिलता है वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म से अलग हम लोग को, अपोजिट हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है वो मेनली किस चीज पर फोकस करता है, ड्यूटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म जो है वो किस चीज पर फोकस करता है कि उसको दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाने, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर ये फोकस करता है, राइट। बट फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए फोकस करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहां तक बात क्लियर। सो हम लोग बात करेंगे गाइस आसियान के बारे में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए बनाया गया? पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के पर्पस के लिए बनाया गया, राइट। और ये कब बना? जब हम लोग को एशिया पैसिफिक में टेंशन देखने को मिल रही थी। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो थे एशिया पैसिफिक के, यानी कि जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, इंडिपेंडेंट कंट्री से बनी, तो उनके बीच में टेंशन हो रही थी। ना वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो पा रहे थे, ना पॉलिटिकली स्टेबल हो पा रहे थे। तो इसलिए ये आसियान जो है वो क्रिएट किया गया, जिससे कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट की जा सके ये इस क्षेत्र में, राइट। कौन से क्षेत्र में? एशिया का क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशिया वाला, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया वाला। नाम से समझ में आ रहा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के पर्पस के लिए आसियान बनाया गया। यहां तक बात क्लियर। इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान का सेक्रेटेरिएट कहां पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। आसियान 1967 में स्टैब्लिश हुई थी, जिस समय आसियान डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आएगा बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है आसियान, आसियान के स्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड है। और फाउंडिंग फादर कौन है आसियान के, जिन्होंने आसियान की स्थापना करी? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। कौन से हैं? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये टोटल 10 मेंबर हम लोग को आसियान के देखने को मिलते हैं। और आसियान क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आज की डेट में चाइना जो है गाइस एग्रेसिवली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस क्षेत्र में अपना ट्रेड कर रहा है, छोटी छोटी कंट्रीज को जो है वो दबा रहा है, अपने कंट्रोल में कर रहा है, अपनी अलग अलग पॉलिसीज से उनके ऊपर कर्जा जो है वो मतलब उनको कर्जे में जो है वो डाल रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में, और अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स हों। तो इसलिए इंडिया ने सागर इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होगा, इंडिया का एक विजन है, सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये जो सागर इनिशिएटिव जो है वो इंडिया का, तो इंडिया ने तब से जो है वो शुरू किया जब इंडिया को लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा आज की डेट में आवश्यकता है कि हमारे पार्टनर्स को एक्सपेंड करने की, इंक्रीज करने की, राइट, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आसियान जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा जो सागर विजन है उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आसियान के साथ हम लोग को रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, एक्सटेंड करना है अपने रिलेशनशिप को आसियान कंट्री के साथ, राइट। और चाइना को काउंटर करना है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि चाइना जो है वो इन हमारी पार्टनर्स कंट्रीज के साथ जो है वो डील ना कर ले, तो उससे पहले ही हम उनके साथ जो है वो डील करें। हम उनके, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एज अ बिग ब्रदर रहा है हमेशा से इस क्षेत्र में, अपने एरिया में, राइट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भी अगर हम बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो उसके बीच में इंडिया हमेशा से बिग ब्रदर का रोल इंडिया ने प्ले किया। आपने कई बार सुना भी होगा इंडिया का रोल एज अ बिग ब्रदर के तौर पर नेबरिंग कंट्रीज के लिए। तो ये रोल जो है वो हमेशा रहा है हमारा, तो इस पर हम लोग टारगेट करते हैं। तो इसलिए हम लोग इस क्षेत्र पर ये कंट्री के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, और इस क्षेत्र पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने पर भी ह्यूज कंट्रीब्यूशन हमारा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब पॉइंट जो मैंने आपको बताई, आपको मीन्स में उपयोग करना है, राइट। और सप्लाई चेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम कंट्रीज के साथ जो है वो मिलकर काम करेंगे, तो जितनी भी सप्लाई चेन जो हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो होता है, वो और स्मूथ जो है वो हो पाएगा, राइट। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ट्रेड के मामले में जो कि $86.9 बिलियन का आसियान के साथ हमारा ट्रेड हमें देखने को मिलता है, राइट। क्लियर हो गई यहां तक बातें? गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेष अधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन का टॉपिक, बहुत ध्यान से सुनना।
राज्यसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के 4 सदस्यों ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसके बारे में 8 फरवरी को उच्च सदन में की गई टिप्पणी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विशेष अधिकार प्रस्ताव यानी कि प्रिविलेज मोशन प्रस्तुत किया। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन जो है वो सामने आया। किस पर्पस के लिए जो है वो सामने आया? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के दौरान कुछ ऐसी बात कही जिस बात के चलते कुछ मेंबर्स जो हैं उनको लगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उल्लंघन किया है उनके प्रिविलेजेस का, तो इसलिए उन्होंने प्रिविलेज मोशन सामने रखा। तो आपको बता दें गाइस कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो हुआ यह था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो एड्रेस जो हम लोग को देखने को मिला था और उस दौरान जो मोशन ऑफ थैंक्स जो सामने रखा गया था, धन्यवाद प्रस्ताव जो सामने रखा गया था, तो उस दौरान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और आंध्र राज्यों में विभाजन के लिए अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट्री प्रोसेस को, जो कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट जो थी, जो बाइफरकेट हुई थी, अलग हुई थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2014 में, तो वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस थी उस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया था और सवाल उठाए थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कानून पारित करने के लिए सदन कक्ष के दरवाजे बंद करा दिए गए थे, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था और माइक के स्विच ऑफ कर दिए गए थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिस स्टेटमेंट्स को जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा कुछ मेंबर्स ने, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है वो सामने लेकर आ गई है, राइट। और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या है? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है उसकी इन्होंने बात करी। संसद भवन को सबसे खराब और तिरस्कारपूर्ण तरीके से दिखाने का प्रयास करने वाला, सदन की प्रक्रियाओं और कार्रवाई और उसके कामकाज को बदनाम और अपमानित करने वाला था। तो सदस्यों का जो मुद्दा जो सदस्यों ने उठाया वो ये कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है वो पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको डिमिनिश करता है, उसको खराब करता है, जो प्रोसेस जो हम लोग को पार्लियामेंट की देखने को मिलती है उसको खराब साबित करता है उनका बयान। तो ये इस प्रकार के सवाल इन्होंने उठाए और इस प्रकार का मुद्दा इन्होंने उठाया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य संसद सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों के सदन में उनके आचरण में दोष खोजने के बराबर था। तो इन्होंने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है और जो ऑफिशियल्स जो पार्लियामेंट के हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका जो आचरण है, उनका जो कंडक्ट है, जिस प्रकार से वो पूरी जो पार्लियामेंट है उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, जो उनकी ड्यूटी है, तो उस पर इन्होंने सवाल उठा दिए। कहा कि उनके ऊपर दोष लगा दिए कि उनका जो आचरण था, कंडक्ट था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। यहां तक कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले विधि विरुद्ध आचरण अथवा हंगामे को रोकने के लिए पीठासीन अधिकारी के सदन के दरवाजे बंद करने के निर्णय पर भी सवाल उठाया। तो हुआ यह था कि उस समय जब ये इशू जो चल रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो उस समय डिसऑर्डर जो है वो और ज्यादा ना हो, मिसचीफ और ज्यादा ना बढ़े, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हाउस का डोर जो है वो क्लोज कर दिया जाए। तो जब उन्होंने डोर क्लोज किया तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार से अपने स्टेटमेंट को रखा कि ये बिल को पास कराने के लिए दरवाजे तक बंद करा दिए गए थे पार्लियामेंट के, तो गलत मैसेज लोगों के बीच में चला गया। तो मतलब इनका कहना यह है कि आपको जो है वो सही तरीके से चीजों को बोलना चाहिए था। आपने स्पीकर जो है उन्होंने हाउस के अंदर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हाउस के अंदर स्टेबिलिटी को और जो बोलते हैं ना कि डिकोरम को मेंटेन करने के लिए कुछ कदम उठाए, आपने उनके कदम जो उन्होंने उठाए हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, उसी पर ही आपने जो है वो कर दिया, सवाल उठा दिए। तो ये गलत है और यह वक्तव्य सदन की अवमानना के समान है। तो कहा है कि इनका जो स्टेटमेंट था ये बिल्कुल जो हाउस है उसके कंटेम्प्ट के बराबर है, राइट, कि आपने हाउस की अवमानना करी, हाउस का कंटेम्प्ट किया, राइट, और विशेष अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो प्रिविलेजेस हैं उस पर सवाल उठा देता है ये उनका स्टेटमेंट। तो ये पूरा मुद्दा अभी उठाया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए।
हालांकि एग्जामिनेशन में आपसे ये जो जानकारी नहीं पूछी जाएगी, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो मुद्दा उठा है तो उसकी आपको आइडिया होना चाहिए उस मुद्दे के बारे में। बट मेन जो चीज है जो आपसे पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार। तो ये क्या होते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको एक डेफिनेशन इसकी प्रॉपर पता होनी चाहिए। क्या है संसदीय विशेष अधिकार, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? संसद सदस्यों को, मतलब जो संसद के जो सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली या फिर सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां होते हैं। मतलब कि जो एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं, राइट, ताकि वे अपने कार्य का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। मतलब सिंपल सी चीज है, उनको ये पावर प्रिविलेजेस जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं? जिससे कि वो अपने फंक्शन जो है, उनकी जो ड्यूटी है उसको वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, राइट। जैसे कि मैंने अक्सर एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा है, मैं आप लोग से भी सवाल पूछता हूं, बताइएगा इसका आंसर, कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डीएम है, उनको, आपको पता है कि डीएम की पोस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आप भी जब डीएम बनेंगे या आईएएस आईपीएस जब आप बनेंगे, तब आपको घर में नौकर चाकर दिए जाएंगे, आपको एक बंगला दिया जाएगा, आपको गाड़ी दी जाएगी, आपको ड्राइवर दिया जाएगा, आपको घर में माली दिया जाएगा, कपड़े धोने के लिए अलग बंदा दिया जाएगा, खाना पकाने के लिए अलग बंदा दिया जाएगा। यहां तक कि जब आप घर से बाहर निकलोगे तो कुछ लोग ऐसे भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके कोट को चढ़ाएं। जब आप घर से बाहर निकल रहे होगे तो आपके ड्रेस का जो कोट होता है ना, जो जिसको हम लोग वो बोलते हैं कोट, तो वो जो है वो चढ़ाएं, अपर को चढ़ाएं। कई बार तो शूज तक बांधने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों दिया जा रहा है डीएम को इतने सारे लोग? वाई? क्या बता सकते हो आप मुझे? क्योंकि डीएम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब डीएम बनेंगे या आप आईपीएस होंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रात में, जैसे लेट्स से कि रात में 2 बजे एकदम से आपको खबर मिलती है कि कुछ लोग जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको तुरंत वहां पे पहुंच के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो उस समय आप उठोगे, आपके कपड़े प्रेस नहीं है, कपड़े प्रेस करोगे या गाड़ी की तरफ भागोगे, क्या क्या करोगे आप? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप उठो और तुरंत सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। ये एग्जाम इतना, बोलते हैं ना कि इस एग्जाम में आपको इतना सारा क्यों पढ़ना है? बिकॉज इस एग्जाम में आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि काम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है। जैसे ही आपके पास न्यूज आई, तुरंत आपका दिमाग सिर्फ चलना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लिटरली आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आपके पास खबर जाती है, दूसरे जो होता है ना डिपार्टमेंट की दूसरी, मतलब जो विंग होती है, जो लोग होते हैं, मेंबर जो होते हैं, वो आपके हर एक इंडिविजुअल को, आपके ड्राइवर तक खबर तुरंत तुरंत पहुंचाएंगे सेकंड्स में, कि सर रेडी हो रहे हैं, तुरंत आप अपनी गाड़ी जो है वो निकालिए। दूसरे को चला जाएगा कि सर रेडी हो रहे हैं, तुरंत उनका शूज सामने रखिए निकाल के। मतलब आप अपने बेड से उठकर घर के मेन दरवाजे तक जाएंगे जब तक आप पूरे रेडी हो चुके होंगे, और आपको बस गाड़ी में बैठकर पहुंचना है सिर्फ अपने ऑफिस या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे भी ये घटना हुई है। इट इज बिकॉज ये पोस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें आपको अपना ब्रेन को चलाना है, दिमाग को चलाना है। तो इसलिए आपको इतनी सारी सर्विस दी जाती है। सर्विस देने का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप जो है वो इतनी मेहनत करके, कि कई बार स्टूडेंट जो है ये बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं इसलिए हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है। नहीं, ये रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिल रहा है। ये रिवॉर्ड इसलिए मिल रहा है कि सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करें। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो एमपीज को इसलिए दिए जाते हैं कि वो इफेक्टिव तरीके से अपने फंक्शंस कर सके, राइट, इफेक्टिव तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसलिए उनको ये अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं, ये इम्यूनिटी प्राप्त होती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन है? ये क्वेश्चन आएगा तो यस मेंशन है, आर्टिकल 105 आपको ध्यान में रखना है, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग होती है उसको पब्लिश करने का अधिकार भी, और पार्लियामेंट में एक एमपी कुछ भी बोल सकता है, उसकी फ्रीडम का स्पीच, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो 105 पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन है, बट इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अंदर भी फ्रीडम हमें देखने को मिलती है कि सिविल प्रोसेस में आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जब भी हाउस की मीटिंग चल रही है या कमेटी की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के 14 दिन बाद और 14 दिन पहले, इस टाइम पीरियड तक आप किसी भी एमपी को जो है वो सिविल प्रोसेस के दौरान अरेस्ट नहीं कर सकते। बट यस, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग होती है वो उस एमपी के खिलाफ होगी, क्योंकि क्रिमिनल नेचर आप जानते हैं कि वो हीनियस टाइप का अगर कोई क्राइम है, अगर किसी एमपी ने अगर कोई क्राइम कर दिया, राइट, और वो क्रिमिनल नेचर का है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। तो फिर उसको इससे प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी उसको प्राप्त नहीं, बट सिविल प्रोसीजर में उसको इम्यूनिटी प्राप्त है, राइट, एक एमपी को। क्लियर हो गया?
और कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन हालांकि हम लोग को नहीं देखने को मिलती है इससे रिलेटेड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब एक बार, अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, तो ये विशेष अधिकार आपको पता लग गया कि जो एमपी को प्राप्त होता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर अधिकार को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो ये चीज आप समझिए। तो जब भी इनके जो अधिकार होते हैं या इनकी इम्यूनिटीज जो होती हैं उसकी अवहेलना की जाती है, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, तो उस चीज को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार हनन। और क्या कोर्ट के खिलाफ इसकी कार्रवाई होती है? अगर कोई व्यक्ति एमपी के विशेष अधिकार को, प्रिविलेजेस का उल्लंघन करता है, तो क्या कोर्ट जो है वो कार्रवाई करती है? क्या मामला कोर्ट में चलता है? नहीं, मामला पार्लियामेंट में चलता है। पार्लियामेंट के कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होती है, ना कि कोर्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर किसी भी एमपी के जो अधिकार जो है, प्रिविलेजेस, जो उसके विशेष अधिकार जो है, उसका अगर हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं, या उसके राइट्स को वायलेट किया गया है, तो कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर होगी, ना कि कोर्ट के अंदर। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। और जो भी नोटिस जो होता है मोशन के फॉर्म में, कोई हाउस का कोई भी मेंबर इस नोटिस को सामने जो है वो रख सकता है कि जैसे कि एक एमपी है, उसको लगा कि यार किसी ने उसके जो प्रिविलेज जो है उसका उल्लंघन किया है, उसका हनन किया है, राइट। तो वो व्यक्ति जो है, जो विक्टिम आप कह सकते हो, राइट, कि जिसको ऐसा लगा कि यार ये तो उस व्यक्ति ने गलत किया, तो वो मोशन रेज कर सकता है, राइट, मोशन रेज कर सकता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इसमें स्पीकर या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनका क्या रोल होता है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का क्या रोल होता है। तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी का काम करता है। मतलब कि जब भी प्रिविलेज मोशन सामने आता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर बताता है कि इस फलाना मतलब व्यक्ति ने जो है, अब देखिए ये कोई भी हो सकता है, मतलब जिसने भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है, वो या तो पार्लियामेंट के अंदर का व्यक्ति हो सकता है, यानी कि एमपी हो सकता है, या फिर नॉन एमपी भी हो सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा किसी कुछ जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है वो जारी किया गया, राइट। तो कोई भी हो सकता है, बट शुरुआत जो उसकी होती है, क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है ना दिमाग में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो किसके अगेंस्ट लाए जा सकते हैं? क्या सिर्फ एमपी के अगेंस्ट ही लाए जा सकते हैं? किसी के भी अगेंस्ट लाया जा सकता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, या फिर मोशन जो हम लोग को ये देखने को मिलता है, प्रिविलेज मोशन, राइट, किसी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अब जब ये मोशन सामने रखा जाता है, तो सबसे पहले स्पीकर डिसाइड करते हैं कि इस मोशन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो इनिशियली स्पीकर ही है जो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर जो मोशन जो सामने आया है उसको प्रोसीड करना है या नहीं करना है, इनिशिएट करना है या नहीं करना है। फिर स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं अपने आप से, खुद से, या फिर वो प्रिविलेज कमेटी को भी सौंप सकते हैं मुद्दे को, मामले को, कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो डिसाइड करे कि ये प्रिविलेज मोशन जो है वो आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और अगर स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो है वो अपना कंसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं रेलिवेंट रूल्स के तहत, तो जो भी मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलता है जिसने प्रिविलेज मोशन का उल्लंघन किया है, तो उसको सामने बुलाया जाता है, राइट। और फिर वो उसकी कार्रवाई शुरू होती है, वो बताता है कि उसने जो है वैसा क्यों किया, या उससे गलती हुई है जो भी, तो वो एक्सेप्ट करता है, बताता है, तो उसको बुलाया जाता है कि उससे की सुनवाई होती है, हियरिंग होती है उसकी, कहां पर? पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है गाइस, इसने ये प्रिविलेजेस इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर्स को भी जो है वो दिए हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये प्रिविलेजेस प्राप्त है, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्राप्त नहीं है। वो क्यों? क्यों? प्रेसिडेंट भी तो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है ना। जब भी हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट के अंदर हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसकी बात करते हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्यों नहीं दिए जा रहे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए अलग प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनके लिए अलग से प्रिविलेजेस हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक, हर एक पॉइंट इसका क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। गाइस सुबह 6 बजे 6 AM पर अगर आपको करंट अफेयर्स की लाइव क्लास को फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे इस एनुअल पैकेज को आज के आज जो है वो लीजिए। मात्र 1200 रुपीज का पैकेज है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक रेगुलर बेसिस पर आपको पीडीएफ दी जाती है, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, इंग्लिश में हिंदी में मैगजीन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको मंथली क्विज प्रोवाइड किया जाता है, एमसीक्यू आपकी प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए, जिसमें टोटल 200 मिनिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं, आपको न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं, और लाइव
रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी तो लाइव क्लासेस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आप प्रोवाइड की जा रही है। सुबह 6 बजे 6 AM पर अगर आपको लाइव क्लास जो है वो अटेंड करना है तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, तो आप तुरंत उस पर डाउट पूछकर अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो लाइव डाउट सेशन भी यहीं पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे हमारे 3 प्लान्स हैं करंट अफेयर्स के गाइस। एक तो फ्री पैकेज है, आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी, तुरंत अभी के अभी जो है वो ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको डेली जो यूट्यूब पर हम लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं उसकी लिंक्स तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए तो मंथली पैकेज के अंदर भी आपको सर्विस मिल जाती है, बट लाइव क्लास का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपके लिए बेस्ट प्लान जो है वो मात्र 1200 रुपए का। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपए पर मंथ में आपको ये पूरी सर्विस मिल रही है। न्यूज़पेपर मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन। तो आज की आज जो है वो हमारी करंट अफेयर्स की है क्लास को आप ज्वाइन करिए। तो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अभी कहां पर उपयोग में ली गई है? तो आरएफआईडी टैगिंग का उपयोग जो है वो कर रही है इंडियन आर्मी अपनी एम्यूनेशन इन्वेंट्री के लिए, यानी कि गोला बारूद सूची के लिए। तो अब जो भी इंडियन आर्मी के जो भी सामान होंगे, वेपन्स वगैरह जो होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो उसमें ये टैगिंग लगा दी जाएगी, जिससे कि हम अपने वेपन को ट्रैक कर सके, राइट। और जो जैसे इलीगल सप्लाई कई बार हो जाता है, इस प्रकार का करप्शन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उससे ये रोका जा सकेगा, ये सब इशू, ये सब क्राइम। तो आरएफआईडी एक स्पेसिफिक टाइप की रेडियो टेक्नोलॉजी है। ये उपयोग करती है रेडियो वेव्स का टैग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट पे लगे होते हैं, और इसी के तहत, इसी रेडियो वेव्स के तहत ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर लिया जाता है और उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली जाती है। टैग में एक ट्रांसीवर चिप हम लोग को देखने को मिलती है, और ये ट्रिगर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से, जो कि आरएफआईडी रीडर में हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और मतलब कुल मिला के ये मान के चलो कि 2 डिवाइस होती है। एक डिवाइस जो है वो वेव को जो है वो भेजती है और ट्रैक करती है, और दूसरी डिवाइस जैसे ही उस वेव को कैच करती है वो एक सिग्नल भेज देती है वापस से उसके पास, कि जहां से ये सिग्नल जो है वो आया था कि ये डिवाइस की लोकेशन यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि ट्रैक होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैक होते हैं रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से, राइट। और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है जब भी, मतलब जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वेपन्स है, उसमें अगर आप ये टैगिंग जो है वो लगा रहे हो तो हर टैग का अलग नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे कि आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सको कि कहां पर वो पर्टिकुलर वेपन है, राइट। समझ में आया? देखो, सिंपल सी चीज ये आपको जाननी है कि आरएफआईडी जो है ये एक प्रकार का क्या है, ये एक ट्रैकर है। ये दिमाग में रखो कि ये एक ट्रैकर है, रेडियो वेव्स की मदद से ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का ये टेक्नोलॉजी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे आपने वो गूगल ट्रैकर का उपयोग किया है कभी? गूगल ट्रैकर का जो जीपीएस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक करता है ना? जैसे गूगल में ही है, जैसे आपको पता होगा कि एक ट्रैकर होता है, जैसे कि मैं खुद उस ट्रैकर का, मतलब फैमिली हम लोग यूज करते हैं कि कौन कहां पर, एटलीस्ट वो पता लग जाए, उस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, किसी पर नजर रखने के लिए नहीं, क्योंकि किसी के ऊपर बंदिश मत डालो आप कभी भी लाइफ में। बंदिश डालोगे तो वो आपसे दूर जाएगा। ये सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो हमने रखा हुआ था कि जैसे आप गूगल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन शेयरिंग करके एक ऑप्शन नजर आएगा, तो उसमें आपको जिसकी भी लोकेशन ट्रैक करनी है तो वो आप जो है वो डाल दो उनका ईमेल आईडी, और फिर वो वहां से अगर अप्रूव कर देंगे तो फिर वो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो सेम वैसे ही कि हम क्या कर रहे हैं इस आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के अंदर, ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे वेपन्स वगैरह, उस पर हमने चिप लगा दी, और चिप लगा दी और एक डिवाइस होती है जो कि सिग्नल जो है वो भेजती है, और जहां पर भी ये सिग्नल जो है वो पकड़ाता है, तो ये जो इसके इसके ऊपर जो ट्रैकर लगा होता है ये भी अगेन एक सिग्नल जो है वो भेजता है, रिवर्ट करता है उस सिग्नल को, जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहां पर वो पर्टिकुलर डिवाइस है। ठीक है, क्लियर? तो ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी हम लोग को आरएफआईडी देखने को मिल रही है। खैबर बस्टर, खैबर बस्टर ईरान की एक नई मिसाइल है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। खैबर बस्टर क्या है? तो ईरान की एक नई मिसाइल है, यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास के बेसिस को हिट करने के लिए केपेबल है, और इवन इजराइल तक भी ये हिट कर सकती है। मतलब कि ये मिसाइल अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के भीतर के अमेरिकी ठिकानों और लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। मिसाइल के लिए खैबर बस्तर नाम इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुस्लिम योद्धाओं द्वारा एक यहूदी यानी कि जूइश
महल पर कब्जा करने के लिए एक संदर्भ में दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम खैबर बस्तर पड़ा। क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड जो था इस्लाम का, तो उस समय जो यहूदी महल जो था, तो उस पर कब्जा करने के संदर्भ में रेफर करने के लिए कि एक महल पर जो है वो कब्जा कर लिया, तो ये नाम जो है वो रखा गया था खैबर बस्तर, राइट। तो यही नाम जो है वो इनको दे दिया गया, इस मिसाइल को जो है वो ईरान ने दे दिया। इस मिसाइल की रेंज 900 माइल्स की है, सॉलिड फ्यूल पर ये मिसाइल चलती है, और ईरान जो है गाइस वो लार्जेस्ट आर्सेनल मिसाइल का हम लोग को मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। मतलब कि सबसे ज्यादा मिसाइल जो है वो आप कह सकते हो वो यहाँ पर ईरान पे हम लोग को नजर आ रही है। गाइस हम लोग ड्रोन रूल्स 2021 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नए ड्रोन के क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, तो ये भी आप समझिए। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है गाइस, ये डेवलप हुआ है एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पर। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आप पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं ड्रोन ऑपरेशन की, और वहां पर आपको परमिशन मिलती है, और आपको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रीन जोन पे अपना ड्रोन उड़ा रहे हो 400 फीट तक, तो 400 फीट तक ग्रीन जोन में कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ड्रोन उड़ाने की। और इवन आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सब पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है, कहां पर उड़ा सकते हो, कहां पर नहीं उड़ा सकते हो। एंड इवन जैसे कि एयरपोर्ट पेरीमीटर जो है, तो 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, राइट, एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, वहां पर आप 200 फीट तक ड्रोन उड़ा सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का पायलट लाइसेंस जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के पर्पस के लिए, या फिर नैनो ड्रोन्स के लिए, और इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए आपको कोई भी पायलट लाइसेंस यानी कि ड्रोन को उड़ाने के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रोन ऑपरेशन पर फॉरेन ओन्ड कंपनीज के द्वारा, जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है बट वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स है जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इसे डीजीएफटी हमारी रेगुलेट करेगी। किसी प्रकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जो है वो इशू होता है, तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशू होने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है एयर वर्दीनेस के, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के, या फिर प्रायर परमिशन के, या फिर रिमोट पायलट लाइसेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज के लिए। तो जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है, तो उनको किसी प्रकार से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, वो आर&डी जो है वो कर सकती है। इसके अलावा जो ड्रोन्स जो कवर्ड हैं ड्रोन रूल 2021 के अंदर, तो बताया जा रहा है कि पहले 300 किलोग्राम की तक के ड्रोन्स कवर्ड थे, अब इनको 500 केजी तक के ड्रोन्स को कवर किया गया है, राइट। इवन इसके अंदर ड्रोन टैक्सी भी कवर की गई है ड्रोन रूल्स 2021 के अंदर। और हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है गाइस, ये इशू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस कि कौन सा ड्रोन जो है वो उड़ने लायक है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, तो उसका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उसको सर्टिफाई करेगी। और इवन जो भी कंपनी जो है जो इस प्रकार के काम करती हैं, ड्रोन्स वगैरह जो बनाती हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है गाइस, तो ये जनरेट कर सकते हैं अपने खुद के ड्रोन के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट के माध्यम से। और मैक्सिमम पेनाल्टी जो है ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर रखी गई है, इसे कम कर दिया गया है, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम पेनाल्टी कर दी गई है। बट अगर ये ड्रोन जो है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी पेनाल्टी अलग है, और इसकी ड्रोन्स की पेनाल्टी जो है वो अलग रहेगी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ड्रोन कॉरिडोर भी डेवलप किए गए हैं कार्गो डिलीवरीज के लिए, राइट। एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी सेटअप किया गया है, जिससे कि बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि बिजनेस फ्रेंडली जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा सके, कि जिससे कि आसानी से जो है वो जो भी बिजनेसेस है जो ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया, और आने वाले समय में जो बिजनेसेस जो सोच रहे हैं कि हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आसानी से जो है वो ड्रोन का उपयोग करें। इसलिए इन रूल्स के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो काफी सारे रेगुलेशन जो है वो कम कर दिए गए, जिससे कि आसानी से बिजनेस जो है वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें। इसमें पेनाल्टी भी जो है वो कम कर दी गई है, और इजी जो है वो बनाया गया, बिजनेस फ्रेंडली जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान में रखिए।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि ड्रोन की कितनी कैटेगरीज है हमारी कंट्री के अंदर। तो पहली बात तो नैनो कैटेगरी को छोड़कर, नैनो कैटेगरी मतलब कि जो छोटी कैटेगरीज के ड्रोन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। जो 250 ग्राम्स के आसपास हम लोग को नजर आते हैं ड्रोन, राइट। 250 ग्राम या उससे कम के जो ड्रोन होते हैं, कम वेट के ड्रोन होते हैं, इनको छोड़कर सभी जितने भी ड्रोन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, राइट। और जैसे कि माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक के होते हैं, मीडियम ड्रोन 25 केजी से 150 केजी तक के होते हैं, और लार्ज ड्रोन 150 केजी से ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, अलग अलग कैटेगरीज ड्रोन की। और आज की डेट में ड्रोन का उपयोग गाइस बहुत सारी जगह पर किया जा रहा है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रोन का उपयोग हो रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, निगरानी रखने के लिए, सर्वेलांस ऑपरेशन के लिए, राइट। और ड्रोन ने मैन पावर की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट को भी जो है वो रिड्यूस किया है। ड्रोन लो कॉस्ट, सेफ और क्विक एरियल सर्वे प्रोवाइड कराता है डेटा कलेक्शन के लिए। इवन काफी सारी इंडस्ट्रीज में ड्रोन का उपयोग हो रहा है, जैसे पावर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, राइट। तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ड्रोन का उपयोग हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने सितंबर 15 को अप्रूव किया की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये स्कीम जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, मेन एम क्या है इस स्कीम का। मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी कंट्री के अंदर ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, आत्मनिर्भर बने एक प्रकार से। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा हम लोग को पीएलआई देखने को मिलता है कि हम लोग इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में करें। तो इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है वो अलग किए गए हैं, जो कि ड्रोन्स और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं ड्रोन्स का, राइट, इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल 2021, जिसमें काफी सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो भरने होंगे, राइट। जैसे कि अगर बात करें 25 फॉर्म एग्जांपल के तौर पर, अभी 25 फॉर्म, राइट, मिनिमम हुआ करते थे, तो इससे घटाकर अब 5 कर दिया गया है, राइट, कि जिससे कि कम फॉर्म्स वगैरह जो है वो लोगों को भरना पड़े, कम झंझट जो है वो लोगों को फेस करनी पड़े, स्मूथली जो है वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर सके। बट हाँ, इनको अपनी इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं बट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी करने की बात की गई है। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की क्यों आवश्यकता है, तो आपका कायदे में आंसर होना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी जम्मू के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में ड्रोन जो है वो लगातार हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि आर्म्स को, एम्यूनिशन को, ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी देखी जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 167 ड्रोन्स देखे गए हैं, राइट, जो रिकॉर्ड किए गए थे बॉर्डर पर 2019 में, और 2020 में 77 ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिले, राइट, ड्रोन साइटिंग हमें देखने को मिली है। और काफी तेजी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट, रिसेंट कुछ सालों में। और ड्रोन के अटैक भी जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो कि फाइनली आ चुका है। और ड्रोन जो है वो खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट, पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, यानी कि रेफ्यूजीज लोग जहां पर एक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब एक तो इजी एक्सेस इस टेक्नोलॉजी का सभी के पास, और इसकी मदद से वो वेरियस अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही होता है, राइट। तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स हैं। पहला अपडेट तो गाइस ये सबसे बड़ा है, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि अब से हम लोग ड्रोन को इंपोर्ट नहीं कराएंगे। ड्रोन का इंपोर्ट होगा सिर्फ R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और हमारा मेन एम आज की डेट में क्या है, मेड इन इंडिया ड्रोन्स को बनाना, प्रमोट करना, मेड इन इंडिया ड्रोन्स को। और इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं,
उन्होंने नोटिफाई किया है इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम 2022 को इस रिगार्ड में। एक्सेप्शन सिर्फ यही है R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी, जैसा मैंने भी आपको बताया कि, और इवन R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए भी अगर ड्रोन्स को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। बट R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ड्रोन के कंपोनेंट्स को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर क्लियरेंस नहीं लेना है। बाकी इसके अलावा किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए देसी ड्रोन का ही उपयोग किया जाएगा। विदेशी ड्रोन अब यूज नहीं होंगे इंडिया में, राइट। जिनके पास है खुशी मनाओ, जिनके पास नहीं है अब नहीं बुलवा सकते हो, राइट। हमें ड्रोन इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर बूस्ट करना है और पिछले साल मिनिस्ट्री ने लिबरलाइज किया था कुछ ड्रोन के रूल्स को, यानी कि सख्ती थी जो ड्रोन के नियमों में उसको कम करी थी, राइट। काफी लिबरलाइज कर दिया था, काफी कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है उसको कम कर दिए थे। इवन फीस वगैरह जो थी, काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो फीस होती है उसको भी रिड्यूस कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। और किस एम से कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और इंडिया को हम ड्रोन हब के तौर पर जो है वो बना सके। और गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी अप्रूव किया और इसके लिए 3 साल में हम 120 करोड़ रुपए खर्चेंगे। और पिछले महीने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी कि ड्रोन को जो है वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग मिनिस्ट्री में किस प्रकार से उपयोग करना है, इसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नोट दिया था। और आप ड्रोन का उपयोग कहां कहां पर इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्विलांस के लिए, सिचुएशनल एनालिसिस के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और भी काफी सारे एरियाज के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कॉम्बैट के लिए, रिमोट एरियाज यानी कि दूर दराज के एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन के लिए और भी काफी सारे एक्टिविटीज के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए, कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर एंडेमिक हो गई है या पेंडेमिक हो गई, यानी कि महामारी प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, तो वहां से अगर सैंपल्स कलेक्ट करना है तो आप ड्रोन के माध्यम से सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और पावर मिनिस्ट्री जो है वो रियल टाइम बेसिस पर सर्विलांस कर सकती है अपने एसेट्स का, अपनी ट्रांसमिशन लाइंस का, बिजली चोरी से बचा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। जहां पर भी कोई भी इंस्पेक्शन का या मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो उसको देख सकती हैं, या फिर जहां पर भी प्लानिंग हो रही है या मैनेजमेंट हो रहा है, राइट, तो उस दौरान भी ड्रोन के माध्यम से ट्रैक कर सकती है पूरी एक्टिविटीज को। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है वो एंटी पोचिंग एक्शन जो है वो ले सकती है ड्रोन के माध्यम से, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर कर सकती है, पोल्यूशन का असेसमेंट कर सकती है, एविडेंस जो है वो गैदर कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी जो है वो हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी जो होती है इवेंट्स की, जो भी डिफिकल्ट, मतलब ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, या फिर जिन एरियाज पे आप क्रेन वगैरह नहीं ले जा सकते, क्रेन आपको बताओ क्रेन के माध्यम से भी शूटिंग होती है, तो जिन एरियाज पे आप क्रेन वगैरह नहीं ले जा सकते उन एरियाज पर आप ड्रोन के माध्यम से जो है वो शूटिंग कर सकते हो, भी हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी जो है वो कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा और भी सरकार के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। और आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में ड्रोन का उपयोग जो है वो हो रहा है। नेशनल डिफेंस, एग्रीकल्चर, लॉ एनफोर्समेंट, मैपिंग, काफी सारे एरियाज में ड्रोन का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो ये ड्रोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करानी थी। सो गाइस, आप लोग जानते हो कि आज की डेट में इंडिया को बहुत ज्यादा आवश्यकता है फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करने की, मतलब कि हम लोग को फॉसिल फ्यूल को छोड़कर, कन्वेंशनल फ्यूल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी में आने की आज की डेट में इंडिया को काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पोल्यूशन का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो ये सब चीजें आप जानते हो, आपको ऑलरेडी पता है, कई बार इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो अभी ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जाइंट जो है जैसे कि रशिया और सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के मार्केट की तरफ जो है वो देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया के एनर्जी सेक्टर पे जो है वो ये इन्वॉल्व हो सके, घुस सके। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो ओपीईसी का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक एस्टिमेट सामने आया जिसमें वर्ल्ड ऑयल की डिमांड बताई गई है कि राइज होगी 96.44 मिलियन बैरल पर डे से, जो कि 2021 में है। 2022 में ये 100.59 मिलियन बैरल पर डे की होने वाली है, राइट, 2022 में। तो मतलब कि एनर्जी की डिमांड जो है वो हमारी, या फिर ऑयल की डिमांड जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो ये ऑलरेडी एस्टिमेट जो है वो आ चुका है। इसलिए आज की डेट में देखो प्राइस भी जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, राइट। और प्राइस को काउंटर करने के लिए, बढ़ते हुए प्राइस को काउंटर करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया को आज की डेट में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि वो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करे, राइट। और इंडिया आज की डेट में डिपेंडेंट है गाइस, हम जो है वो अपने ऑयल का 85% जो हिस्सा है उसको इंपोर्ट करते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें
कि भारत अपने मौजूदा क्षेत्रों को बेहतर ढंग से प्रबंधित यानी कि मैनेजमेंट करके तेल उत्पादन में 20% तक की वृद्धि कर सकता है। मतलब आज की डेट में अगर हमको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अगर कर लें तो हम अपने ऑयल के प्रोडक्शन में 20% की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक के लिए अन्य महत्वपूर्ण खोजों की आवश्यकता है जो कि लंबे समय से नहीं हुई है। हम 20% तो आज की डेट में थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे तो 20% अपनी जो नीड्स है उसको खुद ब खुद जो है वो फुलफिल कर लेंगे, बट आज की डेट में हमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है और एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल भी कर सकें और हमारे जो वादे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर वो भी पूरे हो सकें। राइट। कुकिंग फ्यूल की बात करें गाइस, तो कुकिंग फ्यूल might be India's new vulnerability as consumption has risen with elevated entry। आपको पता है कि आज की डेट में कंजम्पशन जो है वो काफी हाई हो गया है, इंक्रीज हो गया है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। वो भी एक बड़ा कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कुकिंग फ्यूल का भी इंक्रीज हो गया, हाई हो गया है। तो इसलिए हमें आज की डेट में भी जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो है वो इस पर काम करने की आवश्यकता है, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने की आवश्यकता है। और हालांकि आज की डेट में ये बताया जा रहा है कि इसकी वैश्विक आपूर्ति निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना नहीं है। मतलब जो सप्लाई हम लोग को जो देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम एलपीजी वगैरह की बात करें तो इसकी सप्लाई जो है वो ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नए रिफाइनर पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण को प्राथमिकता, मतलब अगर नहीं बढ़ेगी तो हम जो है वो दूसरे एरियाज पर जो है वो फोकस करेंगे, एलपीजी की जगह नई नई चीजों को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। राइट। जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी हो गया। राइट। तो इस प्रकार के फ्यूल या फिर हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद आ रही है कुछ बातें। तो हम लोग अलग अलग एरियाज पे आज की डेट में काम ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि ग्लोबल लेवल पर जो है उसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगी कि फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा नुकसान है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर। दीज टू पॉइंट शुड बी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शुड बी मेंशन्ड इन योर मेंस। ये तो होना ही चाहिए, ये दो पॉइंट्स मस्ट बी मेंशन, आपको करना ही है। इसलिए भारत को एलपीजी के बदले इलेक्ट्रिकल, फोटोवोल्टाइक ईंधन या बायोगैस जैसे विकल्पों की खोज करनी चाहिए। राइट। क्योंकि आज की डेट में एलपीजी जो है उसका ग्लोबल लेवल पर भी उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है और कोई दूसरी कंट्री इंटरेस्टेड भी नहीं है। दूसरी कंट्री जो है वो अब दूसरे जो एनर्जी जो है, एनर्जी सोर्सेज, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की डेट में मेन कंसर्न क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की लेटेस्ट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि 15 टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है कि ये कैसे अपने 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट कर पाएंगे। मतलब कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए टोटल 15 फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। और पेरिस एग्रीमेंट पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम लोग को टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री ज्यादा जो है वो बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उससे नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आना है। राइट। तो ये चीज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लिमिट करना है। तो ये मेन टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, और जो कि कहा यह भी जा रहा है कि इस टारगेट को जो है वो अचीव नहीं किया जा सकेगा जिस स्टेट में आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग। इंडिया के प्लान क्या है और गोल्स क्या है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स की देखने को मिलती है 15 कंट्रीज में। 15 कंट्रीज में 7वें नंबर पर आते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन के मामले में। और पेरिस एग्रीमेंट के पार्ट के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने जो है वो प्लेज ली है, मतलब कि हमने जो है वो वादा किया है कि हम 2030 तक 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 33 से 35% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। बट इसके ये तो है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये हमारे प्रॉमिस है, ये हमारे वादे हैं। बट हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी है जिसमें हमने एक और वादा किया है कि हम कोयले में सेल्फ रिलायंट बनेंगे, कोयला प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट जो है वो बनेंगे। हम कोयला प्रोडक्शन करेंगे और इसके लिए हम लोग 500 बिलियन जो रुपए हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, 500 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। अब जब कोयला एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कोयले से तो ऐसा तो नहीं कि कोयला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेगा। कोयला जो है वो ग्रीन एनर्जी, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा। तो हम कैसे फिर हम दोनों टारगेट को बैलेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज में हम फंसे हुए हैं। तो इंडिया के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो है
कि इंडिया के पास ऐसी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है जिसके माध्यम से इंडिया अपने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करे और इंश्योर करें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसा आर्टिकल कह रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मतलब आपने जो न्यूज वगैरह देखी है, ऑब्जर्व किया अभी तक, तो आपको पता है कि हमारे गोल्स बन रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हो, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर हो, चाहे वो हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी को लेकर हो, चाहे वो बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग को लेकर हो। तो हमारे टारगेट्स बन रहे हैं, हम लोग टारगेट्स भी बना रहे हैं और उस पर हम निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, जो कि दिख रहे हैं, जो कि विजिबल है, क्योंकि लगातार न्यूज में हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो प्लानिंग तो है हमारे पास, बट यस, उसको अगर इफेक्टिव तौर पे इंप्लीमेंट करें हम लोग और जल्दी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करें, तब तो काम बनेगा। तो ये चीज आप मेंशन करना अपने मेंस में। वाई इज देयर अ नीड टू लिमिट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल? तो फॉसिल फ्यूल के उपयोग को हमें लिमिट क्यों करना है? तो आप जानते हो कि आज की डेट में ग्लोबल कॉस्ट जो एयर पोल्यूशन की है फॉसिल फ्यूल से जो होती है वो काफी हाई है, काफी ज्यादा है। इंडिया को 150 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो भरना पड़ता है, मतलब इंडिया के ऊपर इतना बड़ा बोझ जो है वो आता है, राइट। 150 बिलियन यूएस डॉलर का एस्टिमेशन जो है ये लगाया गया फॉसिल फ्यूल के कारण। और ओवरऑल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिली। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हुआ है कि टेम्परेचर लेवल ऑलरेडी राइज हो गया है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1850 से 1900 का जो पीरियड जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस पीरियड के कंपैरिजन में आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, देखें, कंपेयर करें उस एरिया को, उस एरा को, या और अभी के एरा को, अभी के पीरियड को, तो हमें क्लियरली ये चीज ऑन रिकॉर्ड जो है वो नजर आ रही है कि 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। और आज की डेट में कंट्री का जो एमिशन टारगेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने का नजर नहीं आ रहा है, राइट, जिस हिसाब से अभी कार्य चल रहे हैं। तो आज की डेट में इंडिया के लिए आवश्यकता है कि हम और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर फोकस करें, काम करें, राइट। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे करके जो आज की डेट में हम लोग कोयले के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो तो हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए एक प्रकार से, राइट। उस हम रखें, बट उसको सिर्फ रिजर्व के तौर पर रखें, ना कि यूटिलाइजेशन के तौर पर, कि जब हमारे पास अगर बाय चांस एट अ टाइम रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तब हम उसका उपयोग करें। बट प्रॉब्लम यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट तो लगातार हो ही रही है, क्योंकि हम दूसरी तरफ एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें एग्रेसिवली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को हमें इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज को, सीमित सोच से हमें बचना है, मतलब कि हमें सिर्फ फॉसिल मतलब अपनी आज की डिमांड को फुलफिल करने के रास्ते नहीं ढूंढने हैं, बल्कि हमें आज की डिमांड को फुलफिल करने के साथ साथ फ्यूचर की डिमांड को हम कैसे फुलफिल करेंगे, इस पर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस हमें स्पेशल फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे ही रखना है, ग्रीन एनर्जी पर ही रखना है, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, सेटअप करने के लिए काम करना है। तो ये था काफी अच्छा आर्टिकल गाइस, एनर्जी को लेकर, फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन को लेकर। इसका उपयोग आप डेफिनेटली मेंस में कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में इस टॉपिक का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने कहा है कि उन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सूर्य में होने वाली ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की इन्होंने नकल कर ली है, कि जिस प्रकार से सूरज जो है, सन जो है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से इन्होंने अचीव कर लिया है कि फ्यूजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया, कि ये इतनी भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जितनी भारी मात्रा में सन अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो नया रिकॉर्ड क्या है? तो टीम हम लोग को जेईटी की, ज्वाइंट यूरोपियन टोरस, तो जेईटी ध्यान में रखना। तो जो टीम है जेईटी फैसिलिटी की, जो कि ऑक्सफोर्ड के पास हम लोग को सेंट्रल इंग्लैंड में देखने को मिलती है, तो इसने 59 मेगा जूल्स जनरेट करी है सस्टेन एनर्जी की एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो कि दिसंबर में इन्होंने कंडक्ट किया था। और 1997 का जो रिकॉर्ड था उससे जस्ट डबल एनर्जी जो है वो उन्होंने जनरेट कर ली है। और आपको बता दें, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है, फैक्चुअल चीज है, कि 1 किलो फ्यूजन फ्यूल, 1 किलो मात्र, वो किसके बराबर होता है? 10 मिलियन गुना ज्यादा जो 1 किलो कोयला, ऑयल और गैस एनर्जी जनरेट करता है। मतलब आसान और सिंपल शब्दों में, आप 1 किलो तेल, गैस या ऑयल को जलाओ और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 मिलियन से, 10 मिलियन से, तो जो वो एनर्जी जनरेट होगी वो 1 किलो फ्यूजन फ्यूल से एनर्जी जनरेट होगी। तो
आप समझ ही गए होंगे कि एक फ्यूजन फ्यूल जो है वो कितनी भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट करने के लिए केपेबल होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एनर्जी जो प्रोड्यूस की गई है एक मशीन में जिसका नाम है टोकामाक। क्या है? टोकामाक। और ड्यूटीरियम और ट्रिटियम जो कि आइसोटोप्स हम लोग को हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं। आपको शायद गाइस याद आ रहा होगा जब मैं आपको हाइड्रोजन के टॉपिक को पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको इन्हीं दो चीजों पर फोकस करने के लिए कहा था कि ये दो चीजें हैं। ये चीज थोड़ी सी बस याद रख लेना, बाकी उसके काफी सारे हम लोग को हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, बट मैंने आपको मेन, मुझे जहां तक याद है, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, तो इस पर मैंने आपको फोकस करने के लिए कहा था। तो सेम चीज यहां पर भी आ गई है फ्यूजन के अंदर। तो जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इन्हें हीट किया गया टू द टेम्परेचर 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन टू क्रिएट प्लाज्मा। तो सूर्य के सेंटर में जो गर्मी हम लोग को देखने को मिलती है, जो हीट हम लोग को देखने को मिलती है, जो तापमान, जो टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, उस टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा जो है वो हीट किया गया। और इसको हीट करके इन्होंने प्लाज्मा क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? प्लाज्मा क्रिएट किया। दिस इज हेल्ड इन प्लेस यूजिंग सुपर कंडक्टर। ये उस जगह पर हुआ जहां पर इन्होंने सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया, जिसने स्पिन किया इसके आसपास, यानी कि जहां पर ये हीटिंग प्रोसेस हो रही थी वहां पर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्पिन होता जा रहा था और वो लगातार एनर्जी जो है वो जनरेट करता जा रहा था, फ्यूजन होता जा रहा था, वो ट्रेमेंडस एनर्जी हीट के फॉर्म पे जनरेट कर रहा था, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आपको यहां पर सिंपल तरीके से तीन चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। क्या क्या? पहली बात तो जिस मशीन पर ये पूरी एक्टिविटी हुई है वो टोकामक। दूसरी, हाइड्रोजन की जो आइसोटोप्स है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसका इन्होंने उपयोग किया प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए। और तीसरा, इन्होंने ये पूरी एक्टिविटी जब कंडक्ट हो रही थी उस एक्टिविटी में एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया, जिन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ने स्पिन करते हुए, यानी कि इस प्लाज्मा के इर्द गिर्द स्पिन करते हुए इतनी ह्यूज एनर्जी जो है वो जनरेट करी, और जो एनर्जी जनरेट हुई वो हीट के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिली। तो ये तीन पॉइंट आपको मेनली ध्यान में रखना है। क्लियर? व्हाई दिस अचीवमेंट इज सो सिग्निफिकेंट? इस उपलब्धि का महत्व क्या है? तो आप जो एनर्जी जनरेट करते हो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, वो लो कार्बन एनर्जी होती है और काफी सेफ हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सेफ। आज की डेट में जो एनर्जी की डिमांड है जिसको फुलफिल करना है और हम जो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने का। बट सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है इसको बनाने का, इसको जनरेट करने का और इसको सप्लाई करने का। राइट? तो ये अभी भी एक बड़ा चैलेंज है कि आप इसको कैसे मेन स्ट्रीम जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कैसे आप जो है वो ट्रांसमिट करोगे या ट्रांसफर करोगे। तो ये आज की डेट का एक बड़ा चैलेंज है। और रिकॉर्ड और साइंटिफिक डेटा जो है हम लोग को जो देखने को मिलते हैं इन क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स का, ये एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को, जो कि लार्जर और मोर एडवांस वर्जन हम लोग को जेईटी का देखने को मिलता है। तो जेईटी में जो अभी ये रिसर्च हम लोग को देखने को मिली है, उससे और मेजर लेवल पर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिसर्च होती है वो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में हमें नजर आती है। तो ये आईटीईआर क्या है? ये एक फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट है जिसे 7 कंट्रीज सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। ये 7 कंट्री है: चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए। और ये फ्रांस के साउथ में है। और ये क्या करता है? फ्यूजन एनर्जी को कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इस पर ये मेनली फोकस करता है, इस पर ये रिसर्च करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये करेगा क्या? 500 मेगावाट की फ्यूजन पावर क्रिएट करने पर काम करेगा, जिस पर इसका काम चल रहा है। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम प्लाज्मा। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम क्या है बताइए? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया, तो इसका ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। तो ड्यूट्रियम ट्रीटियम प्लाज्मा अचीव करने पर ये मेनली फोकस करता है। और ये कैसे अचीव होंगे? जब ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है, इनको हीट किया जाएगा, भारी मात्रा में हीट किया जाएगा और ये प्लाज्मा क्रिएट करेंगे। राइट? तो इस पर ये मेनली फोकस कर रहा है। तो 500 मेगावाट फ्यूजन पावर को प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहा है, प्लाज्मा क्रिएट करने पर फोकस कर रहा है, ट्रीटियम ब्रीडिंग को टेस्ट करने पर फोकस कर रहा है कि ट्रीटियम को और हम कैसे बढ़ाएं, और फ्यूजन डिवाइस की सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने पर फोकस कर रहा है कि यार जो भी फ्यूजन डिवाइस होंगी वो सेफ रहनी चाहिए, तो उसको और सेफर बनाने पर ये मेनली फोकस कर रहा है। और फ्यूजन क्या है गाइस?
तो फ्यूजन जो है इट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड स्टार्स। तो सूर्य और जो स्टार्स हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो फ्यूजन के माध्यम से मिलती है। इन द ट्रिमेंडस हीट एंड ग्रेविटी, बहुत ज्यादा हीट में और बहुत ज्यादा ग्रेविटी में, जो कि इन बॉडी स्टेलर बॉडी जो है यानी कि सन और स्टार जो है, तो इनके जो कोर में जो हम लोग को बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा ग्रेविटी जो देखने को मिलती है, तो उस केस में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड होता है। फ्यूज हम लोग को हैवियर हीलियम एटम्स के साथ देखने को मिलता है, और जब ये फ्यूजन होता है तब उस समय ट्रिमेंडस एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जो ये स्टेलर बॉडीज हैं, सूर्य हो गया, स्टार्स हो गए, इनके कोर में बहुत हीट है और बहुत हम लोग को डायवर्सिटी ग्रेविटी, बहुत हीट है और बहुत ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर ही जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड करता है तब हम लोग को देखने को मिलता है कि हीलियम एटम्स, वो भी हैवियर हीलियम एटम्स, इसके साथ इनका फ्यूजन होता है। और जब हैवियर हीलियम एटम्स के साथ ये फ्यूज करते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलिजन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तब उस समय एक ट्रेमेंडस एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, राइट। और तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लेबोरेटरीज के अंदर फ्यूजन को फुलफिल करने के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब के अंदर फ्यूजन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बहुत हाई आपको टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर, राइट। और प्लाज्मा पार्टिकल्स की डेंसिटी आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्लाज्मा पार्टिकल्स ही है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो पढ़ाया, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये प्लाज्मा पार्टिकल्स जो है, इन्हीं के बाद ही हम लोग को देखने को मिलता है कि सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिविटी जो होती है, और उसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्यूजन होता है। और फ्यूजन जब होता है तब ट्रेमेंडस हीट जो है वो जनरेट होती है, एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो प्लाज्मा पार्टिकल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बनते कैसे प्लाज्मा पार्टिकल, अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हीट करने से बनते हैं, गर्म करने से बनते हैं। ये करेक्ट कर पा रहे हो चीजें, राइट। साइंटिफिक चीजें, इसको बस आपको फैक्चुअल चीजों को बस कनेक्ट करना है। जहां आपने फैक्चुअल चीजों को कनेक्ट कर लिया, आपको याद रहेगी चीजें। और सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम चाहिए, यानी कि आपको इतना टाइम चाहिए कि जितने टाइम तक आप प्लाज्मा को होल्ड करके रख सको, राइट। प्लाज्मा एक जगह पर रहे, और प्लाज्मा कब एक जगह पर रहेगा, जब आप उसको कंटिन्यूअस हीट जो है वो प्रोवाइड कराते रहोगे, राइट। तो ये चीज है। तो सिंपल सी चीज याद रखना, वैसे इतना डेप्थ में इतना डिटेल में नहीं पूछते ये लोग। आपको ये आईटीईआर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज आईटीईआर में इन्वॉल्व है और आईटीईआर करती क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेईटी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसने अभी जॉइंट यूरोपियन टोरस है, ये फैसिलिटी हम लोग को इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है, सेंट्रल इंग्लैंड में। तो इसने जो है अभी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि इसने भारी मात्रा में एनर्जी जो है वो फ्यूजन के माध्यम से प्रोड्यूस कर दी है, राइट। तो ये थी पूरी ओवरऑल टॉपिक।